चलिए आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 10th की क्लास होने वाली है और क्लास 10th की हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है ये यूरोप में राष्ट्रवाद है क्लास 10th का। और ये वीडियो जो आप लोगों के लिए रहेगी वो कई पार्ट्स में रहेगी जिसमें हम अलग अलग एमसीक्यूज को 2 नंबर के क्वेश्चन को 4 नंबर के क्वेश्चन को और 6 नंबर के क्वेश्चन को जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहे 1 3 5 के हैं जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इस चैप्टर से उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से अधिकतर या तो लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं या ज़्यादा शॉर्ट ही आते हैं, मध्यम क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप बेसिकली इमेज देख पा रहे हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप। और राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। इसे इंग्लिश में नेशनलिज्म बोलते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जो हमारी मौजूदा सरकार है उस सरकार का परिवर्तन करके हम एक नई सरकार लाना चाहते हैं। इसके लिए राष्ट्र के सभी लोग एकत्रित हैं, इकट्ठा होते हैं, देश के सभी लोग। सबसे पहले हमने क्या देखा फ्रांस में, लास्ट क्लास में आपने मतलब 9th क्लास के अंदर आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी। तो ये फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो यूरोप के राष्ट्रवाद का आधार बनी। पहले फ्रांस में क्रांति हुई अपनी मौजूदा सरकार यानी जो लुई 16 था वहाँ का राजा, उसके खिलाफ। ने भी बताया राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि जो लोग होते हैं वो अपनी मौजूदा जो सरकार है उस सरकार को हटाकर उसकी जगह पर अपनी मन पसंदीदा सरकार लाना चाहते हैं, ये होता है राष्ट्रवाद। इसके लिए वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इकट्ठा होते हैं और मौजूदा सरकार के विरुद्ध आवाज़ें उठाते हैं। ऐसा सबसे पहला घटना कहाँ पर देखने को मिला, फ्रांस में। फ्रांस में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति कह लो या फिर फ्रांसीसी क्रांति कह लो, एक ही बात है। ये कब हुई थी, 1789 में हुई थी। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद में 3 मांगी थी इनकी इस क्रांति में। बेसिकली पहली स्वतंत्रता, दूसरे नंबर पे समानता और तीसरे नंबर पे थी बंधुत्व। इन 3 डिमांड्स को इन्होंने बेसिकली ऊपर ही रखा था। और इसके बाद पहले फ्रांस में क्रांति हुई, फिर अलग अलग देशों में जो है इटली में, जर्मनी में अपनी मौजूदा जो सरकार थी उनकी, उन सरकार के विरुद्ध जो है क्रांति होना शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में आपसे यही पूछा जाएगा कि निरंकुशवाद क्या है। क्वेश्चन है ये, एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, निरंकुशवाद। निरंकुश शब्द देखोगे ये 2 शब्दों से मिलकर बना है निरंकुश शब्द। निर मतलब नहीं और अंकुश, निरंकुश ऐसा व्यक्ति जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके। अंकुश लगाने का मतलब होता है लगाम लगाना। ज्यादातर जहां पर राजतंत्र, क्या चीज, राजतंत्र या फिर तानाशाह, जहां पर भी राजतंत्र होगी या फिर तानाशाही मोनार्कल सिस्टम होगा या डिक्टेटरशिप होगी वहां पर निरंकुश होता है। और एक एक और शासन तंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का शासन होता है, जनता अपनी सरकार को खुद चुनती है। तो यहाँ पर जो है निरंकुश तंत्र नहीं होता। लेकिन जहां पर भी राजतंत्र और तानाशाह होती है वहां पर क्या होता है, निरंकुश तंत्र होता है। ये याद रखना है। यहाँ ध्यान रखना, निरंकुश तंत्र यानी निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, इतिहास में राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। इतिहास में जो राजशाही सरकार थी यानी राजतंत्र जहाँ पर था उसको निरंकुश कहा गया है, या फिर जहाँ तानाशाही थी वहां पर उसको निरंकुश कहा गया। आपसे कोई पूछे निरंकुश किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, निरंकुश एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के ऊपर हम अंकुश नहीं लगा सकते, इसे बोलते हैं हम निरंकुश। इसे क्या बोलते हैं हम, निरंकुश। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है फेडरिक सरियू कौन थे। तो बोलोगे फेडरिक सरियू जो है एक फ्रांसीसी कलाकार है। कौन है, फ्रांस के कलाकार। क्या करते थे, ये चित्र बनाते थे। क्या करते थे, चित्र बनाते थे। ठीक है भाई। और इन्होंने 4 चित्र बनाए थे। क्या बनाए थे, 4 चित्र। और उन चारों चित्र में इन्होंने जनता को प्रेरणा दी। प्रेरणा मतलब समझते हो, इनक्रेज किया कि क्रांति करो। क्या करो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम फोन चलाते होगे सोशल मीडिया पे, तो तुम बहुत सारी वीडियो या फोटो देखते होगे जिसमें एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास में टेबल है, किताबें हैं, लैम्प लाइट जल रही है, आगे मोटिवेशनल लाइंस लिखी हुई है, वो पढ़ रहा है। उसको देख के तुमको भी मोटिवेशन आता है कि मैं भी पढ़ता हूँ। ऐसे ही इसने क्या किया, फेडरिक सरियुक का ये पहला चित्र है जो आप ये देख रहे हो। इस चित्र में इसने दिखाया कि
हम सब देखो, जो है ईश्वर जो है वो भी यही चाहता है कि हमें आज़ादी मिले और इस आज़ादी के लिए हमको निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये लाइन लंबी सी आपको दिख रही होगी, जो हज़ारों लोग कतारों में खड़े हैं और बेसिकली ये क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर चित्र में नीचे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है चित्र में। किस चीज़ का चित्र है? पेपर में आ भी सकता है चित्र और पूछेगा चित्र किसने बनाया है? तो आपको याद रखना है ये फ्रेडरिक सरूक ने बनाया था। ये क्या है? विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और समाजी गणराज्य सपने के राष्ट्रों के बीच की संधि है। यानी इन्होंने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें इन्होंने सोचा, ये कब को बनाया था? 1848 में। और ये चित्र बेसिकली ये चाहते थे कि प्रजातंत्र आ जाए। प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, ताकि हर कोई अपने अधिकारों का क्या कर सके, प्रयोग कर सके, हर किसी को क्या मिल सके, अधिकार मिल सके। और इस चित्र में कौन लोग हैं? तो इस चित्र में यूरोप के और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। तो पूछ ले, फ्रेडरिक सरूक ने जो जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र को मिला स्थापित करना चाहा, जो चित्र बनाया था, इसमें कहाँ के लोग हैं? तो इसमें यूरोप के लोग हैं और कहाँ के लोग हैं? अमेरिका के लोग हैं। इसमें अलग अलग उम्र के लोग हैं और समाज के अलग अलग तबके, जैसे महिलाएं भी हैं, आप देखोगे तो इसमें पुरुष भी हैं, इसमें देखोगे तो बच्चे भी हैं। समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं, कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है। एक लंबी कतार है। कतार, कतार का मतलब लाइन होता है। देखो यहाँ से ये जा रहे हैं, 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 ये देखो, ये देखो, लंबी कतार है, लंबी कतार है। और कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वेदना करते हुए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये आज़ादी चाहिए इनको, इसीलिए ये एक लंबी कतार में। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैंने बताया। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और तीन बातें निकल के आई थी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इन तीनों की मेन मांग ये थी। आगे बात समझ में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तक मैंने आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए जो पेपर में आते हैं। अब यहाँ पर निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद मैंने बता दिया, एक ऐसी शासन व्यवस्था जो सरकार पर अंकुश नहीं लगा सकते, सरकार अपनी मर्जी से काम करती है, उसे बोलते हैं हम निरंकुश। तो क्या बोलते हैं हम? निरंकुशवाद। तो सरकार का जो ये रूप था निरंकुश, उसको खत्म करना चाहते थे, उसकी जगह पर वो लोकतंत्र लाना। ठीक है भाई। देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भाई इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, यूरोप के भी लोग हैं। यूरोप क्या है? महाद्वीप है। इसमें जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, पुर्तगीज, बहुत सारे देश आते हैं, और सारे देश आते हैं। तो इसमें जर्मनी के लोग भी हैं। तो जर्मनी के जो लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिस समय सरूक ने यह कवि ये इसको निर्मित किया, जर्मन लोग तब संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, नहीं वो यूएनओ के मेंबर नहीं थे, वो झंडा थामे हुए। और 1848 में जो है उदारवादी उम्मीद को अभिव्यक्त करने में जर्मन भाषा रियायतें प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक अलग राष्ट्र राज्य गठन करना चाहती थी। जर्मनी के लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे हम अपना एक अलग देश बनाए। क्यों बनाए? ताकि हमें उनके उनके अत्याचार जो है वो हमारे ऊपर ना हो। जर्मन लोगों के बाद में ऑस्ट्रिया नाम के देश है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वहां पर भी राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, इन सब जगहों पर धीरे धीरे जो मौजूदा सरकार थी, उन सरकार के विरुद्ध में आवाजें उठी। इन सरकार के विरुद्ध में आवाज क्यों उठी भाई? क्या रीजन था सरकार उठने का, आवाज सरकार के खिलाफ आने का? क्योंकि जो राजा थे ना, वो जनता से बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, और जनता बहुत दुखी थी। उनके पास इनकम वैसे ही नहीं थी, इतना टैक्स कैसे भरे? उस टैक्स से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? सरकार का विरोध करना। समझ में आ रहा है? देखो टैक्स होता क्या है, सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है आप जो भी उत्पादन करते हो, आप खेतों में काम करते हो, आप मटका बनाते हो, जो भी काम करते हो, तो आप अपनी उपज का कुछ हिस्सा राजा को दोगे। और वो राजा को हिस्सा क्यों दोगे? क्योंकि राजा आपकी सुरक्षा कर रहा है। आज के ज़माने में टैक्स केवल वही इंसान देता है जो एक इनकम से ज़्यादा कमाता है। एक एग्जाम्पल, जो इनकम टैक्स होता है जो, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, समाज के हर लोगों को क्या करना पड़ता था? टैक्स देना। जो भी उसकी इनकम होती थी उसका कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत गरीब थे, जो टैक्स नहीं दे सकते थे। ऐसे लोग क्या करते थे? राजा के इस बात का विरोध करते थे। और राजा का विरोध क्या करेंगे? राजा का विरोध करते तो राजा और पिटवा देता था, हम विरोध भी नहीं कर पाते थे। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार आता है क्वेश्चन। एक और आता है, इसका नाम है जनमत संग्रह।
क्या नाम है? पेपर में पूछेगा जनमत संग्रह क्या होता है, तो नाम में देखोगे जन, जन का मतलब होता है जनता, और मत, मत का मतलब होता है वोट। अच्छा, हम वोट कब करते हैं? वोट हम तब करते हैं जब कुछ चुनना होता है, कुछ सिलेक्ट करना होता है हमको, तब हम वोट करते हैं। तो जनमत क्या होता है? एक मतदान होता है, यानी एक वोटिंग प्रक्रिया है जिसके जरिए क्षेत्र में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और किसी मुद्दे पे बात करते हैं। अगर उन्हें वो मुद्दा अच्छा लगता है तो उसे वो स्वीकार कर लेते हैं, अगर वो मुद्दा अच्छा नहीं लगता तो इसे अस्वीकार कर देते हैं। वो जनमत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि हम दिसंबर में टूर पे जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, तो अब जो जाना चाहता है मेरी बात से स्वीकार कर लेगा, सहमत है, जो नहीं जाना चाहता वो अस्वीकार। जब इन्होंने अपनी मौजूदा सरकार का विरोध किया, आपने देखा कि यूरोप के जो लोग थे वो अपनी मौजूदा सरकार जो है, राजा थे जहाँ पर अलग अलग देशों में, उनका विरोध कर रहे हैं। तो राजा को हटाकर इन्होंने कहा कि हम अपना जनमत स्थापित करेंगे, हम में से ही लोग शासन में जाएंगे और हम ही लोग जो निर्णय लेना होगा ना, तो हम एक जगह इकट्ठा होंगे सभी के सभी, हम उस बात पे क्या कर लेंगे, निर्णय ले लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण है? राष्ट्रवाद का मतलब जो मौजूदा सरकार है वो अच्छे से शासन नहीं कर रही है, उसको हटाना है। इसके लिए क्या क्या कारण है? सबसे पहला निरंकुश कारण, निरंकुश व्यवस्था। निरंकुश व्यवस्था में यह है कि जो उस समय की मौजूदा सरकारें थी वो अच्छी सरकारें नहीं थी, और अच्छी सरकार ना होने की वजह से, अच्छी सरकार ना होने की वजह से जनता के लिए अच्छे से काम भी नहीं कर रही थी। इसीलिए लोग क्या चाहते थे कि भाई इस निरंकुश तंत्र को, निरंकुश मतलब जिसपे अंकुश नहीं लगा सकते, जिसके फैसले हमें मजबूरी में मानने ही पड़ेंगे, चाहे फैसले अच्छे हों चाहे फैसले बुरे हों, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको, इसकी वजह से वहां पर क्या हुई, क्रांति हुई। जनता चाहती नहीं थी सरकार ऐसे शासन करे। दूसरे नंबर पे उदारवाद का प्रचार। उदारवाद का प्रचार का मतलब क्या है? ये पॉइंट आपका एक्सप्लेन करके लिखना है वीडियो को रोककर, जो मैं बात बोल रहा हूँ, तब अच्छे नंबर मिलेंगे। उदारवाद का प्रचार का मतलब क्या है कि यूरोप में नए विचारों का उदय हुआ, नए विचारों का उदय हुआ, जो कि जनता के अधिकारों पर, जो कि जनता के अधिकारों की मांग करती थी। इस वजह से भी वहां पर क्या हो गया, आंदोलन हो गया। अगला है, वहां के लोग चाहते थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये चाहते थे। समाज में हर एक लोगों को एक बराबर नहीं माना जाता था। जो बड़ी जाति के लोग थे उनको विशेष अधिकार थे, जो छोटी जाति के लोग थे उनको विशेष अधिकार थे, जो ज्यादा पैसे वाले थे उनको विशेष अधिकार थे, जो कम पैसे वाले थे उनको विशेष अधिकार। इसीलिए जो बड़ी जाति वाले और जो ज्यादा पैसे वाले थे वो तो बड़े समझे जाते थे, जो छोटी जाति वाले और कम पैसे वाले थे उनको कम समझा जाता था। तो वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे अधिकार सबको मिले। जैसे वोटिंग राइट है या कोई निर्णय भी लेना होता था तो उसमें अमीर लोगों की ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, गरीब लोगों की नहीं। इसके बाद में वहां पर कुछ पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ, पढ़े लिखे वर्ग, पढ़े लिखे लोगों का। इसके बाद में आप लिखना चित्रकारों और लेखकों की भूमिका, अगला पॉइंट बनाकर पांचवा, लेखकों की भूमिका। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। चित्रकारों और लेखकों की भूमिका का मतलब है बहुत सारे लोग, जैसे अभी तुमने देखा कि भाई कुछ चित्रकारों के नाम, जैसे क्या नाम था, फेडरिक सरयुक, इसने एक चित्र बनाया, उस चित्र से लोग, चार चित्र बनाए थे इसने, एक नहीं चार। उससे जनता को क्या मिला, प्रेरणा मिली। देखो इसने लिखा भी हुआ है, फेडरिक सरयुक ने चार चित्र की श्रृंखला बनाई और उनमें सपनों का संसार रचा। उसमें बताया कि कैसे आंदोलन करना है, आंदोलन करने के बाद क्या होगा और कैसे लोग क्या करेंगे। इसके बाद जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र मिलेगी और इससे लोगों को एक नई पहचान मिलेगी। इस यूरोप और अमेरिका के लोगों को इसमें दिखाया गया है, सभी उम्र के लोग हैं उसके अंदर, सभी समाज के वर्ग हैं, स्त्री पुरुष की लंबी कतार है और सभी अपनी जो भी मांग है उस मांग को जनता के सामने रख रही है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बताया था 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, पेपर में आता है। आपसे ऐसे ही आ जाएगा 1789 में किस देश में क्रांति हुई, तो फ्रांस में हुई थी। क्या
अब ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी आपको पता है? वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था लुई 16, लुई 16वां। उस राजा के विरुद्ध में क्रांति हुई थी। अब क्रांति क्यों हुई? क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो अच्छे से शासन नहीं करता था, जनता से ज़्यादा टैक्स लेता था। अगर कोई विरोध करता था तो उसे क्या करते थे, आपने देखा था कि दंड मिलता था, उसको सजाएँ मिलती थी, पनिशमेंट्स मिलती थी। इसीलिए लोग वहाँ का जो राजतंत्र था, उसको ख़त्म करना चाहते थे। लोग चाहते थे उन्हें क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए। और अधिकारों में भी उन्होंने 3 चीज़ की बात करी थी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की, इन तीनों की। क्रांति की घोषणा हुई, पहले फ्रांस में हुई और उस फ्रांस की क्रांति के बाद में धीरे-धीरे और देशों में भी क्रांति फैलने लगी थी, जैसा कि मैंने बताया। जर्मनी, इटली और देशों में भी क्रांति क्या होने लगी, फैलने लगी। आगे बात समझ में? अगला इम्पोर्टेंट आता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, यानी कैसे-कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। देखो यूरोप क्या है, पूरा एक महाद्वीप है। ये हमारा विश्व और ये हमारा प्यारा भारत। यूरोप की हम बात कर रहे हैं तो यूरोप है कहाँ? यूरोप यहाँ है, ये है यूरोप। आप यहाँ पर देखोगे आपको अलग-अलग नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, है ना, पुर्तगाल, पोर्चुगीज़ जिसे बोल देते हैं। इसके बाद में ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, ये बहुत सारे देश हैं यहाँ। कितने सारे देश हैं? लगभग-लगभग 20 से प्लस कंट्रीज़ हैं यहाँ। अब भाई आज के ज़माने में 20 से प्लस कंट्रीज़ बन गई लेकिन पहले नहीं थी। और ये कंट्री क्यों नहीं है, क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर हुए आंदोलन। एक देश से दूसरा देश बना, जैसे भारत है, भारत से पाकिस्तान बन गया, भारत से ही बांग्लादेश बन गया। 3 देश बन गए, पहले एक ही था भारत, लेकिन अब वर्तमान समय में आपको 3 अलग-अलग देश दिख रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से यूरोप में क्रांति हुई, राष्ट्रवाद हुआ, उसके बाद में कई नए देश बन गए। सबसे पहले कौन-सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई। कब हुई? 1789 में। फिर इसके बाद में वहाँ पर लोगों ने क्या किया? नागरिक संहिता कानून की बात करी। उन्होंने कहा भाई नागरिकों के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। उसकी डिमांड 1804 में रखी गई। इसके बाद में आगे चल के क्या हुई? वियना की संधि हुई, जो कि 1815 में हुई। फिर उदारवादियों की क्रांति हुई, 1848 में हुई। इसके बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ 1868 से 1871। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। अभी तो आपको मैं केवल पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके बाद में इटली का एकीकरण होता है, पहले जर्मनी का एकीकरण हुआ, ये भी याद रखना है, फिर इटली का होता है। जर्मनी का 1866 से 71 के बीच में हुआ और इसके बाद में इटली का 1859 से लेकर 79 के बीच में। मैंने कहा एक बात, सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ हुआ? फ्रांसीसी क्रांति। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में क्रांति हुई। देखो फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसा कदम उठाए जिससे फ्रांस के लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर सकती थी। यानी सबके लिए जो क्रांति हुई है ये किसी एक के फायदे के लिए नहीं हुई, सबके फायदे, सबके लिए। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए और 1804 में नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले क्रांति हुई, क्रांति के बाद में क्या किया गया? जो फ्रांस का शासक था लुई 16, उसको हटा दिया गया था, आपने पढ़ा था। उसके बाद जो अगला शासक आया जिसका नाम था नेपोलियन, बोनापार्ट नेपोलियन नाम है इसका। अब क्या होता है कि जब ये शासन में आया नेपोलियन तो इसने बहुत सारे सुधार किए और नागरिकों के लिए क्या कर दिया कि भाई नागरिक संहिता बनाई 1804 में। ये सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये नागरिक संहिता है। तो आपसे पूछ ले नागरिक संहिता 1804 में किसने बनाई? नेपोलियन ने बनाई। ठीक है, अगली चीज, इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत के दशक में क्या किया गया? राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़े थे, यानी कई सारे विचार ऐसे थे जो किससे जुड़ने लगे थे? राष्ट्र की एकता से। किससे जुड़ने लगे थे? राष्ट्र की एकता से। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? कि भाई धीरे धीरे उसने क्या किया कि जो लोग बटे हुए थे उनको संगठित करने की कोशिश करी। अगला है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद कैसे बना, कैसे लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए। तो सबसे पहले क्या है? संविधान आधारित शासन। इसने कहा पहले क्या होता था? निरंकुश शासन। पहले क्या होता था? लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद कहा गया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम बकायदा कानून बनाएंगे और जो राजपाट होगा ना केवल उन कानून के आधार पे होगा, ऐसे राजपाट नहीं होगा। तो संविधान बनाए उन्होंने, कानूनों का संग्रह किया और ये संविधान किसने? नेपोलियन ने बनवाया था। इसके बाद में समानता सबको मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी और बंधुत्व जैसे विचारों का उदय हुआ। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों का उदय हुआ। समाज में सभी लोगों को क्या मिलेगी? समानता।
चाहे वो धन से अमीर है, चाहे वो बड़ी जाति के, लेकिन ऐसा नहीं है, समाज में सबको बराबर माना जाएगा। इसके अलावा नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा इन्होंने बनाया, 3 रंग का इन्होंने तिरंगा झंडा बनाया। ठीक है, बुक के अंदर दिखाया गया है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें बताया नहीं, बताया गया है, खाली दिखाया नहीं गया है बुक के अंदर आपके, आप ऐसे याद रखोगे। 3 रंग का झंडा बनाया तिरंगा इनका। इसके बाद में इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। अब आपके मन में आ गई नेशनल असेंबली क्या भला है? नेशनल असेंबली का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर मीटिंग होती है, बैठक होती है। क्योंकि अब जो है लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं लोग, तो वो जो भी नियम बनाएंगे या जो भी निर्णय लेंगे, जो भी नियम बनाए हैं या जो भी निर्णय लेंगे, उन निर्णयों का और नियमों को क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा होंगे, उसके बाद उसके दिए जाएंगे। इसके अलावा जो टैक्स लिया जाता था, शुल्क लिया जाता था वस्तु के आने और जाने का, वो टैक्स भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर जो जिनका सामान ज्यादा होता था उन पे टैक्स। इसके अलावा इन्होंने अपने देश की एक अलग भाषा बना ली जिसका नाम था फ्रेंच भाषा। फ्रांस के अंदर एक नई भाषा बना दी इन्होंने, कहा कि भाई शासन प्रशासन का जितना भी काम होगा वो फ्रेंच भाषा के पे होगा। ये देखो, ये सारे पॉइंट है किसके, फ्रांसीसी क्रांति के। अब नागरिक संहिता के पॉइंट देखो, नीचे बता रखे नागरिक संहिता के। नागरिक संहिता कानून जो है आपके 1804 में, ये क्या था कि भाई जन्म से जो विशेष अधिकार थे वो समाप्त कर दिए। जन्म से खास अधिकार किसको मिले थे, बड़ी जाति के लोगों को, तो जो पैसे वाले लोग थे उनको खास अधिकार मिले थे, उनके अधिकार क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ठीक है। दूसरी चीज, कानून के सामने सभी समान होंगे, और संपत्ति का अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। अब आपकी संपत्ति जो है ना, वो अमीर लोग छीन नहीं सकते, राजा आपकी संपत्ति छीन नहीं सकती, ये भी कर दिया। और जो प्रशासन था पहले निरंकुश था, अब उसको आसान बना दिया, जनता भी उसमें भागीदारी निभा पाती थी। सामंती व्यवस्था, यानी पहले जो कुछ ही लोग पूरे समाज पर नियंत्रण रखते थे, उनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। किसानों और भूदास, यानी जो दास थे, गुलाम थे, जागीरदार, उनसे मुक्त, यानी कि दासों को मुक्त करा दिया गया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी, वो दूसरों की जमीन पे खेती करते थे और वहीं पर ही रहते थे उनके गुलाम की तरह बनकर, उनको भी धीरे धीरे क्या कर दिया, मुक्त करा दिया। जो शहरों में मजदूर काम करते थे, उन लोगों के लिए भी धीरे धीरे क्या आ गई, अधिकार आ गए। तो यहाँ पर कानून को थोड़ा सा बदलाव किया गया, इसके अंदर जनता के लिए, सबके लिए बराबर कानून लाए गए, और धीरे धीरे गरीब लोगों जैसे जो दास थे, किसान थे, उनको भी उनको थोड़े से अधिकार दिए गए, याद रखना है। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, उदारवादियों की क्रांति, है ना। यहाँ पर देखो उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में बताया, ये लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर आज हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में बताया गया राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद आया। उदारवाद का मतलब मैंने क्या बताया था, उदारवाद का मैंने बताया था कि समाज में कुछ नए विचारकों का उदय हुआ, जिसने लोगों के अधिकारों को मजबूत बनाने की कोशिश करी, या लोगों को अधिकार दिलाने की बात हुई। तो क्या है, सहमति पर आधारित सरकार, यानी ऐसी सरकार बनाओ जो जनता के हित के लिए काम करे, सबकी सहमति के लिए हो। संविधान पर आधारित शासन, यानी जो नियम बनाए जनता ने उस पर शासन होगा, और शासन करने में जो लोग चुने गए हैं वो लोग आएंगे और वो अपने चुने हुए, जनता जैसा चाहती है वैसा शासन करेंगे। और जितने लोगों को विशेष अधिकार दिया गया था, चाहे वो सामंत थे या जो अमीर लोग थे या बड़ी जाति के लोग थे, उनके अधिकारों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई।